Welcome to Iqbal Classes. Dear students, आज ये हमारा घटना चक्र भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन सेट नंबर 9 है। इसमें हम केंद्रीय मंत्री परिषद से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ए है, संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। 2, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 3, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। 4, यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद की सदन का सदस्य हो। यहाँ पे कूट दिए गए हैं, कूट से सही मिलान करना है। तो 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2, 3 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ए, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता है। बी, वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। सी, वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है। डी, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारत का प्रधानमंत्री डैश होता है? ए, निर्वाचित। बी, चयनित। सी, मनोनीत। डी, नियुक्त। ई, इनमें से कोई नहीं। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नियुक्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है? ए, राज्य सरकार का। बी, केंद्रीय सरकार का। सी, राज्य तथा केंद्रीय सरकार दोनों का। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय सरकार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्व का? ए, लोकसभा अध्यक्ष के। बी, राज्यसभा के सभापति के। सी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के। डी, प्रधानमंत्री के। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कैबिनेट का तात्पर्य है? ए, शासन के सभी मंत्रीगण। बी, कैबिनेट स्तर के मंत्री। सी, अपने सचिवों के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री। डी, राज्य मंत्रीगण। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैबिनेट स्तर के मंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं? ए, मंत्री स्तर के सभी मंत्री। बी, केवल कैबिनेट मंत्री। सी, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री। डी, कैबिनेट राज्य और उप मंत्री। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल कैबिनेट मंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है? ए, अनुच्छेद 352 में। बी, अनुच्छेद 74 में। सी, अनुच्छेद 356 में। डी, अनुच्छेद 76 में। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, एन गोपाल स्वामी अयंगर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पुनः नामित किया जाना चाहिए। 2, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया। प्रयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालय और विभागों का सृजन किया जाता है। 2, हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है? 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? ए संसद, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी नौकरशाही। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधा पूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। 2, भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयां प्रधानमंत्री के नाम से की हुई कही जाएंगी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है? 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो ए, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, बी, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, सी, वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं, डी, उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रि परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? ए, अनुच्छेद 70, बी, अनुच्छेद 72, सी, अनुच्छेद 74, डी, अनुच्छेद 75। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 75। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं ए, संसद का सदस्य नहीं, बी, लोकसभा का सदस्य, सी, राज्यसभा का सदस्य, डी, दोनों सदनों का सदस्य। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा का सदस्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय ये जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। बी, जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। सी, संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए। डी, आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से किसी एक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए, 21 वर्ष, बी, 25 वर्ष, सी, 30 वर्ष, डी, 35 वर्ष। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। प्रधानमंत्री को ए, लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, बी, संसद के द्वारा चुना जाता है, सी, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, डी, लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित किया जाता है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अगर लिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? भारत का प्रधानमंत्री ए, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है, बी, इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोग का चयन कर सकता है, सी, अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है, डी, अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियां रखता है क्योंकि स्वविवेक प्रयोग की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है? ए, 1 वर्ष, बी, 6 माह, सी, 3 माह, डी, 1 माह। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 माह।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन की का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। ए 6 माह बाद, बी 1 वर्ष बाद, सी 2 वर्ष बाद, डी 3 वर्ष बाद। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6 माह बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। बी संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। सी मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। डी मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? ए मंत्रिमंडल, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा, डी राज्यसभा, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोकसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। एक लोकसभा के प्रति, दो एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत, तीन अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, चार अनुच्छेद 74(3) के अनुसार। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। ए राष्ट्रपति के प्रति, बी प्रधानमंत्री के प्रति, सी अध्यक्ष स्पीकर के प्रति, डी संसद के प्रति। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति के प्रति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ए संसद के प्रति, बी राष्ट्रपति के प्रति, सी लोकसभा अध्यक्ष के प्रति, डी लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति के प्रति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? ए प्रधानमंत्री के प्रति, बी राष्ट्रपति के प्रति, सी राज्यसभा के प्रति, डी लोकसभा के प्रति। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोकसभा के प्रति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ए प्रधानमंत्री के प्रति, बी राष्ट्रपति के प्रति, सी संसद के प्रति, डी केवल लोकसभा के प्रति। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केवल लोकसभा के प्रति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। दो संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। इनमें से ए केवल एक सही है, बी एक और दो दोनों सही है, सी न तो एक और न ही दो सही है, डी केवल दो सही है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल एक सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। कथन भारत संघ में मंत्री परिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार के मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कथन गलत है पर कारण सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक केंद्र में मंत्री परिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। दो संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। तीन विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। उपर्युक्त कथन में से कौन सा से सही है? यह 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? ए वित्त मंत्री को निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए। बी प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। सी मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। डी अपनी पदावधि की समाप्ति से पूर्व भी
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के एक साथ पदत्याग करने पर संसद के निम्न सदन का अध्यक्ष राष्ट्रपति के कृत्यों का वहन करे। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे पद त्याग दे देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है। ए न्यायपालिका, बी विधायिका, सी चुनाव आयोग, डी संघ लोक सेवा आयोग। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विधायिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। ए अविश्वास प्रस्ताव, बी भर्त्सना प्रस्ताव, सी स्थगन प्रस्ताव, डी विश्वास प्रस्ताव। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विश्वास प्रस्ताव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। ए लोकसभा के, बी राज्यसभा के, सी दोनों सदनों के अलग अलग, डी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोकसभा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। अपना त्याग पत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्याग पत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है। ए प्रधानमंत्री, बी स्पीकर, सी राष्ट्रपति, डी सर्वोच्च न्यायालय, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्पीकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। ए 30, बी 40, सी 50, डी 60। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है। ए 20, बी 30, सी 40, डी 50। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। दो, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। प्रयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है। ए राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, बी राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे, सी वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाए, डी अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वाह करेगी। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री था तथा बाद में रक्षा मंत्री बने। ए प्रकाश चंद्र सेठी, बी रविशंकर शुक्ला, सी कैलाश नाथ काटजू, डी द्वारकानाथ मिश्रा। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैलाश नाथ काटजू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। ए श्री गुलजारी लाल नंदा, बी श्री जान मथाई, सी श्री कृष्णामाचारी, डी श्रीमती सरोजिनी नायडू। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था। ए के एम मुंशी, बी एस पी मुखर्जी, सी बलदेव सिंह, डी बी आर अम्बेडकर। 43 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। इसमें 42 का जो है जो राइट आंसर होगा उसका आर के सनमुखम चेट्टी होगा, इसलिए जो है इसमें ऑप्शन में नहीं है, ई होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल
1947 का पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार 1946 के पोर्टफोलियो से भिन्न था। ए एक जगजीवन राम, 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सॉरी तीसरा जो है ऑप्शन कट गया है, चौथा है सरदार बलदेव सिंह। तो 44 का जो है यहाँ पे, चलिए इसका ऑप्शन कट चुका है, इसको हम छोड़ देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। ए चंद्रशेखर, बी देवगौड़ा, सी आई के गुजराल, डी ए बी वाजपेयी। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देवगौड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के साथ सुमेलित कीजिए। एक देवगौड़ा 1999 से 2004, 2 चंद्रशेखर 1989 से 90, 3 अटल बिहारी वाजपेयी 1990 से 91, 4 इंद्र कुमार गुजराल 1996 से 97, 5 विश्वनाथ प्रताप सिंह 1997 98। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी A3, B5, C2, डी D1 और E4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? एक जवाहरलाल नेहरू, 2 इंदिरा गांधी, सी 3 गुलजारीलाल नंदा, 4 अटल बिहारी वाजपेयी। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त उपर्युक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुघोषित किया? एक जवाहरलाल नेहरू, 2 लाल बहादुर शास्त्री, 3 गुलजारीलाल नंदा, 4 इंदिरा गांधी, 5 अटल बिहारी वाजपेयी। तो नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3, 4 एवं 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई? ए जवाहरलाल नेहरू, बी मोरारजी देसाई, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी चरण सिंह। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित राज्यों एवं उनके संबंधित मंत्रियों का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री बने। ए पीवी नरसिम्हा राव, अविभाजित उत्तर प्रदेश, बी मोरारजी देसाई, अविभाजित आंध्र प्रदेश, सी एच डी देवगौड़ा, गुजरात, डी चरण सिंह, कर्नाटक, ई नरेंद्र मोदी, मुंबई। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी A2, B5, C4, D1 एंड E3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? ए एच डी देवगौड़ा, बी पीवी नरसिम्हा राव, सी चंद्रशेखर, डी मोरारजी देसाई। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रशेखर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? ए मोरारजी देसाई, बी चरण सिंह, सी पीवी नरसिम्हा राव, डी चंद्रशेखर। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रशेखर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? ए देवगौड़ा, बी आई के गुजराल, सी चंद्रशेखर, डी डॉक्टर मनमोहन सिंह। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रशेखर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में भी कभी उपस्थित नहीं हुआ? ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी वीपी सिंह, सी चंद्रशेखर, डी चौधरी चरण सिंह। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन भारत के संघीय वित्त मंत्री रहे हैं? एक
VPC, 2 R वेंकट रमन, 3 YV चौहान, 4 प्रणब मुखर्जी। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई। प्रधानमंत्री ए राजीव गांधी द्वारा, बी विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा, सी नरसिम्हा राव द्वारा, डी अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नरसिम्हा राव द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए भारत के पूर्व वित्त मंत्री, बी भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, सी वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष, डी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ए पंजाब के लोकसभा के सदस्य हैं, बी पंजाब से राज्यसभा के सदस्य हैं, सी राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य हैं, डी असम से राज्यसभा के सदस्य हैं। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी असम से राज्यसभा के सदस्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। निम्न वाक्यों का अध्ययन कीजिए। कथन मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं। कारण संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। नीचे दिए गए से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन, किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, कारण वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन ए मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था, बी संविधान के प्रावधानों से हटाकर हुआ, सी 44वें संशोधन के द्वारा हुआ, डी 50वें संशोधन के द्वारा हुआ। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। 2, प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? यह है 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो एक और न ही दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। 2, केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? यह है 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो एक और न ही दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। कैबिनेट समितियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। कथन 1, संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं। कथन 2, कैबिनेट समितियां प्रधानमंत्री द्वारा समय की जरूरत एवं परिस्थिति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गठित की जाती है। कथन 3, यदि प्रधानमंत्री समिति के सदस्य हों तो यह आवश्यक नहीं। कथन 4, संसदीय मामलों की समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कथन 1 एवं 2 सही है, लेकिन कथन 3 एवं 4 गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? ए भारत का महान्यायवादी, बी मंत्रिमंडल सचिव, सी गृह सचिव, डी वित्त सचिव, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मंत्रिमंडल सचिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? ए 90वां, बी 91वां, सी 92वां, डी 93वां। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 91वां।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्री परिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? ए 95वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2009, बी 93वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2005, सी 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, डी 90वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालय की संख्या 18 थी। दो, वर्तमान में केंद्र में मंत्रालय की संख्या 36 है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है यहाँ? 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? ए हरित पत्र, बी श्वेत पत्र, सी पीत पुस्तिका, डी नीली पुस्तिका। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्वेत पत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? ए गोपाल स्वामी अयंगर, बी के एम मुंशी, सी टी टी कृष्णमाचारी, डी बी सी रॉय। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोपाला स्वामी अयंगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सा से मंत्रिमंडल सचिवालय का के कार्य है या है? एक, मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना। दो, मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता। तीन, मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल एक और दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन है? ए भारत के राष्ट्रपति, बी भारत के उपराष्ट्रपति, सी भारत के प्रधानमंत्री, डी यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? ए गृह मंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी उपराष्ट्रपति। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया? ए 1951, बी 1952, सी 1957, डी 1962। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1951। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? ए जे एल नेहरू शांतिवन, बी एल बी शास्त्री विजय घाट, सी इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, डी राजीव गांधी करम भूमि। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजीव गांधी करम भूमि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी चौधरी चरण सिंह, डी इंदिरा गांधी। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर, और यहाँ पे हमारा ये टॉपिक जो है वो समाप्त हो चुका है। अब अगला टॉपिक आ गया महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक, महालेखा परीक्षक। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? ए अटॉर्नी जनरल, बी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी विधि आयोग के अध्यक्ष, डी इनमें से कोई नहीं। 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? ए भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी भारत का महान्यायवादी। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत का महान्यायवादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? ए संसद द्वारा, बी राष्ट्रपति द्वारा, सी संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, डी मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ई लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है?
ए विधि मंत्री, बी भारत के राष्ट्रपति, सी लोकसभा का अध्यक्ष, डी प्रधानमंत्री, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी न्यायाधिकर्ता, सी महान्यायवादी, डी महाधिवक्ता। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महान्यायवादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी भारत का महानियंत्रक, सी भारत का महान्यायवादी, डी विधि सचिव। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत का महान्यायवादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता है? ए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, बी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी सचिव विधि मंत्रालय, डी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं? ए भारत के राष्ट्रपति के, बी प्रधानमंत्री के, सी लोकसभा के, डी भारत सरकार के। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत सरकार के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? ए महाधिवक्ता को, बी महान्यायवादी को, सी अतिरिक्त महाधिवक्ता को, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महान्यायवादी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। 2 उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। 3 उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। 4 संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। निम्न कूट से उत्तर दीजिए। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा। 2 महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान न्यायवादी 1 लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। 2 लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है। 3 लोकसभा में बोल सकता है। 4 लोकसभा में मतदान कर सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सही है या है? 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? ए भारत के महान्यायवादी को, बी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, डी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत के महान्यायवादी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। पार्लियामेंट संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी भारत का अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, सी मुख्य चुनाव आयुक्त, डी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत का अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाही में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? ए भारत के महालेखा परीक्षक एवं लेखा नियंत्रक, बी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, सी भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष, डी भारत के अटॉर्नी जनरल। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत के अटॉर्नी जनरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? ए उपराष्ट्रपति, बी अटॉर्नी जनरल, सी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, डी चुनाव आयुक्त, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 16 का राइट आंसर है ऑप्शन बी अटॉर्नी जनरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है?
ए उपराष्ट्रपति, बी महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल, सी मुख्य न्यायाधीश, डी महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? ए उपराष्ट्रपति, बी मुख्य न्यायाधीश, सी महान्यायवादी, डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और सी। ए और सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, बी उसे संसद के सदनों में बोलने का अधिकार है, सी उसे संसद में मत देने का अधिकार है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तथा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? ए सरकारी अधिवक्ता, बी राष्ट्रपति का कानूनी अधिकारी, सी कानूनी सलाहकार, डी प्रशासनिक अधिकारी। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कानूनी सलाहकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। भारत का सॉलिसिटर होता है? ए एक प्रशासनिक अधिकारी, बी एक न्यायिक सलाहकार, सी प्रधानमंत्री का सलाहकार, डी राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक न्यायिक सलाहकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? ए महान्यायवादी, बी एडवोकेट जनरल, सी न्यायाधिकर्ता, डी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एडवोकेट जनरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? ए महाधिवक्ता, बी महान्यायवादी, सी सॉलिसिटर जनरल, डी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाधिवक्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है? ए मुख्य न्यायाधीश, बी महान्यायवादी, सी महाधिवक्ता, डी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की खंडपीठ। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाधिवक्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। 2, सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय की मूल अपीलीय तथा सलाहकारी अधिकारिता होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है? 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो एक और न ही दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? ए राष्ट्रपति द्वारा, बी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, सी अध्यक्ष योजना आयोग द्वारा, डी वित्त मंत्री द्वारा। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? ए अनुच्छेद 146, बी अनुच्छेद 147, सी अनुच्छेद 148, डी अनुच्छेद 149। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 148। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया गया है? ए लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को, बी लोकसभा के अध्यक्ष को, सी भारत के कानून मंत्री को, डी भारत के राष्ट्रपति को। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? ए संसदीय अधिनियम द्वारा, बी संविधान द्वारा, सी मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संविधान द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति की कार्यकाल होता है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है?
ए उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बी उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है। सी सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं। डी उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी भारत का महान्यायवादी, सी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, डी संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। कथन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है। कथन उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित कर्तव्य में से कौन से एक का भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पालन नहीं किया जाता है? ए भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। बी आकस्मिक निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। सी सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। डी सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उनकी सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में संदेह हो। 2 नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और उनकी बाबत में रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 तथा 2 दोनों सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। लोक निधि के फलोत्पादक और आशायित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय का महत्व क्या है? ए कैग संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात वित्तीय आपात घोषित करता है। 2 कैग की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं का कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। 3 कैग के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती हैं जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो। 4 कैग को ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियां प्राप्त है कि सरकारी कंपनियों के लेखा परीक्षा और लेखा जांच के समय वह कानून का उल्लंघन करने वालों पर अभियोग लगा सके। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी है। ए भारत के राष्ट्रपति की, बी सर्वोच्च न्यायालय की, सी संसद की, डी राष्ट्रीय विकास परिषद की। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? ए भारत के महान्यायवादी, बी भारत के महाधिवक्ता, सी भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? ए अनुच्छेद 146, बी अनुच्छेद 147, सी अनुच्छेद 148, डी अनुच्छेद 149।
39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 149। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है, अपने पद से उसे हटाया जाता है। ए राष्ट्रपति द्वारा, बी संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर, सी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, डी राष्ट्रपति की संस्तुति पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। ए परवर समिति, बी प्राक्कलन समिति, सी प्रधानमंत्री, डी लोक लेखा समिति। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोक लेखा समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया। ए 1975, बी 1977, सी 1976, डी 1981। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1976। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य, शक्तियां और सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और सीएजी को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया। ए 1972 में, बी 1976 में, सी 1980 में, डी 1987 में। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1976 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। राज्यों के वित्तीय लेखों का परीक्षण करता है। ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी राज्य वित्त सचिव, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है। ए राष्ट्रपति, बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी संसद, डी मंत्री परिषद। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। भारत के सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं। ए नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में, बी लोक वित्त संरक्षक के रूप में, सी सरकार के मुख्य विधि सलाहकार के रूप में, डी उपर्युक्त सभी के संरक्षक के रूप में। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोक वित्त संरक्षक के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं भारत के ए 12वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बी 13वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, डी 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 अधिकारी है, सूची 2 संस्था है। ऑप्शन ए भारत का उपराष्ट्रपति, लोक लेखा समिति, बी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लोकसभा की बैठक, सी भारत का महाधिवक्ता, राज्यसभा, डी भारत का महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय। और फिफ्थ जो ऑप्शन है वो लोक उपक्रम समिति। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए A3, B1, C4, D2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत आते हैं। ए सार्वजनिक खर्च का परीक्षण, बी सार्वजनिक राजस्व, सी वित्तीय प्रशासन, डी व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन। तो फ्रेंड्स आज ये हमारा सेट नंबर 9 का अंतिम प्रश्न था। हम फिर उपस्थित होंगे अगले सेट के साथ। जब तक देखते रहिए इकबाल क्लासेस। इकबाल क्लासेस को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।